दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और आप देख रहे हैं देश रोजाना का यूट्यूब चैनल। दोस्तों पिछले काफ़ी दिनों से मैंने आपसे कई वीडियोस में चर्चा में रहा हूं कि हरियाणा के अंदर जो 10 लोकसभा की सीटें हैं उन पर स्थिति क्या बन रही है, लोकसभा की सीटों पर कैसे हालात बन सकते हैं, किस प्रकार का चुनाव हो सकता है, क्या प्रत्याशी बदल सकते हैं। आपको ये तो पता ही है कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो मोदी लहर चली थी पुलवामा के बाद में, उस मोदी लहर के रथ पर सवार होकर हरियाणा के 10 की 10 सीटों पर भगवा फहराया था। आपको ये भी ज्ञात है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी ने 7 लोकसभा सीटें जीती थी और अब जब 2024 की तैयारी है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती है कि कैसे वो वापस अपने 10 के 10 उन लोकसभा सीटों पर अपना तैयारी करे, अपना परचम फहराए। ऐसे में जबकि पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है, ऐसे में जबकि हरियाणा के अंदर खासकर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, ऐसे में जबकि हरियाणा के अंदर कांग्रेस के नेता अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, तो बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी सीटें बचाने की। और दूसरी तरफ एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए भी है कि अपना बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने की, ताकि 2019 में लोकसभा के बाद जब अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का चुनाव हो तो वो अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज करा सकें। तो इस कड़ी में जो लोकसभा चुनाव की मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, आज मैं आपसे चर्चा में हूँ भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा को लेकर। मैंने भिवानी महेंद्रगढ़ के बारे में आपसे पहले भी बात की है और आपको बताया है कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के अंदर समीकरण कैसे रहे थे और किस प्रकार चौधरी धर्मवीर 2014 और 2019 के दोनों लोकसभा चुनाव में चुनाव जीते थे, विजयी हुए थे। 2019 में हालांकि चौधरी धर्मवीर ये चाह रहे थे कि विधानसभा का चुनाव लड़ें, लेकिन पार्टी हाईकमान ने उनको लोकसभा के लिए उतारा था। अब 2024 की तैयारी के लिए जहां चौधरी धर्मवीर एक बार फिर भी तैयारी कर रहे हैं लोकसभा की, लेकिन इसके साथ साथ चौधरी धर्मवीर के दिलो दिमाग में एक बात और भी चल रही है कि राजनीति के अंदर अपने पुत्र मोहित को भी एडजस्ट कर दें। और इसके साथ साथ भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर नज़र भारतीय जनता पार्टी के और नेताओं की भी है। आज आपसे चर्चा केवल भाजपा के बारे में कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो और नेता तैयारी में हैं उसके अंदर ओपी धनखड़ भी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी भी निगाह कहीं महेंद्रगढ़ भिवानी सीट पर है। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर कहीं निगाह सुधा यादव की भी है और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर भारतीय जनता पार्टी के नेता रामविलास शर्मा भी नज़र टिकाए हैं कि क्या वे भी राजनीति के अंदर, जो पिछला 2019 का विधानसभा का चुनाव हार गए थे, तो 2024 में क्या वो सेंटर की राजनीति करते हुए एक बार फिर वहाँ अपना अस्तित्व कायम करने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि रामविलास शर्मा भिवानी से पहले भी लोकसभा का चुनाव लड़े हैं। तो आज चर्चा भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशियों पर, सबसे पहले चर्चा चौधरी धर्मवीर की ही। आप ये अच्छे प्रकार से जानते हैं कि चौधरी धर्मवीर ने राजनीति की शुरुआत 1987 में की थी। ताऊ देवीलाल की पूरे हरियाणा में लहर थी और ताऊ देवीलाल की लहर में वो चौधरी देवीलाल के टिकट पर चुनाव लड़े थे तोशाम से। और पहले ही चुनावी लड़ाई में धर्मवीर ने उस समय के कद्दावर नेता, हरियाणा के बड़े नेता, हरियाणा के उस समय के मुख्यमंत्री चौधरी बंसी लाल को चुनावी शिकस्त दी थी। यानी कि पहला चुनाव धर्मवीर ने चौधरी बंसी लाल को हराकर जीता था और जिसके बाद राजनीति के अंदर मान लें कि चौधरी धर्मवीर का एक डंका बज गया था। हालांकि जो 1987 में उनका चुनाव था, वे सरकार जब लास्ट समय चल रहा था तो उस समय चुनौती भी दी गई थी चौधरी बंसी लाल की तरफ से, वो मामला अदालत में भी गया था। लेकिन क्योंकि चौधरी बंसी लाल को हराने के बाद में धर्मवीर राजनीति के अंदर स्थापित हो गए थे। चौधरी धर्मवीर ने राजनीति में रहते हुए चौधरी बंसी लाल परिवार के 3 लोगों को राजनीतिक शिकस्त दी, जिसके अंदर खुद चौधरी बंसी लाल को उन्होंने विधानसभा के चुनाव में शिकस्त दी। चौधरी सुरेंद्र सिंह को, स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जो चौधरी बंसी लाल जी के सुपुत्र थे, उनको हराया। सुरेंद्र सिंह की सुपुत्री श्रुति चौधरी को लोकसभा में हराया। और अगर ये कहें कि चौधरी धर्मवीर के मन में कहीं ये ललक अब भी है कि एक बार चुनावी आर पार में वे किरण चौधरी के सामने भी हों। किरण चौधरी यानी कि श्रुति की माताजी, चौधरी सुरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी, चौधरी बंसी लाल की पुत्रवधू, इस समय तोशाम की विधायक। भिवानी लोकसभा क्षेत्र का एक प्रमुख क्षेत्र है तोशाम, और तोशाम से ही आता है चौधरी बंसी लाल का परिवार और तोशाम से ही राजनीति करते रहे हैं चौधरी धर्मवीर। और क्योंकि राजनीति हो या कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी पेशा हो, सब लोग चाहते हैं कि अपनी संतान को एडजस्ट कर लें।
तो 2019 के चुनाव के अंदर जो चौधरी धर्मवीर विधानसभा की टिकट चाह रहे थे, क्या धर्मवीर सिंह इस चुनाव के अंदर जो 2024 में आने वाला है, क्या उसमें अगर बीजेपी उनसे कहती है और वो खुद कहीं ऐसा प्रस्ताव रखते हैं कि चौधरी धर्मवीर या तो खुद तोशाम से विधानसभा का चुनाव लड़ लें, और या फिर जो मैंने आपसे कहा कि सभी लोगों की इच्छा होती है कि अपने संतान को एडजस्ट कर लें, या उस स्थिति में वे अपने पुत्र मोहित चौधरी को तोशाम में एडजस्ट कर सकते हैं, तोशाम से चुनाव लड़वा सकते हैं। दो बातें पूरी हो जाएंगी, एक तो अपनी संतान को एडजस्ट कर लेंगे, और दूसरा जो उनके मन में कहीं हिलोर मारता है कि एक मुकाबला किरण चौधरी के साथ भी हो, तो संभवतः मान लिया जाए किरण चौधरी तोशाम से कांग्रेस की अगली प्रत्याशी होंगी ही। ऐसे में चौधरी धर्मवीर या उनका सुपुत्र उनके सामने चुनावी मैदान में आकर, परिणाम तो क्या होगा, लेकिन चुनावी चुनौती जरूर दे सकते हैं। अगर कुछ ऐसा होता है तो तोशाम का चुनाव बहुत दिलचस्प होगा, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि पहले लोकसभा का चुनाव होना है, और लोकसभा का चुनाव बीजेपी के लिए तो खासकर वो स्थिति है कि किसी भी कीमत पर, मैंने आपसे पहले कहा कि 10 की 10 लोकसभा सीटें मिलें, और उसी के अंदर भिवानी महेंद्रगढ़ भी एक सीट है। तो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर जो भारतीय जनता पार्टी के और नेता निगाह रखें, मैंने आपको बताया था कि ओपी धनखड़ उसके अंदर पहले स्थान पर हैं। ओम प्रकाश धनखड़ रोहतक से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के, अगर ये कहें, आरएसएस से जुड़े हुए, एबीवीपी से जुड़े हुए और भाजपा के कैडर से जुड़े हुए नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, और ओपी धनखड़ की भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान में भी अच्छी पैठ है। आजकल प्रदेश अध्यक्ष हैं। पन्ना प्रमुख सम्मेलन चला करके, पन्ना प्रमुख अभियान चलाकर वे पार्टी के सीनियर नेताओं के नज़दीक तो जा ही चुके हैं। रोहतक से मैंने आपको पहले बताया कि लोकसभा का चुनाव लड़े थे। रोहतक से लोकसभा का चुनाव हारने के बाद में 2014 में उनको बादली से विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया था। बादली से चुनाव जीते थे, लेकिन 2019 में बादली से वो चुनाव हार गए थे। हालात ये कहते हैं कि बादली उनके लिए अब भी मुफीद कम है, और अपने लिए एक सुरक्षित सीट तय करने के लिए, अपने लिए एक सुरक्षित सीट रिजर्व करने के लिए और सेंटर की राजनीति करने के लिए ओपी धनखड़ साहब का मन, जो उनके नज़दीकी लोग बताते हैं, जो उनके समर्थक बताते हैं, कार्यकर्ता बताते हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ की तरफ है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा जाट और अहीर बाहुल्य, यानी कि राव जो यादव मतदाता हैं उनके बाहुल्य वाली सीट है। जाट नेता वे खुद हैं, और राव इंद्रजीत सिंह के साथ उनकी प्रेम पींगे, उनके नज़दीकियाँ ये बयां करती हैं कि भिवानी महेंद्रगढ़ को लेकर ओपी धनखड़ साहब के मन में कुछ चल जरूर रहा है। मैंने आपको बताया कि बहुत नज़दीक हैं, 2 बार किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, और जो प्रधानमंत्री मोदी का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है गुजरात के अंदर, उसके लिए लोहा इकट्ठा करने वाली समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय संयोजक भी रहे हैं। जुलाई 2020 में प्रदेश अध्यक्ष बने थे बीजेपी के। कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन लगता है कि अब भी धनखड़ साहब पर बीजेपी को विश्वास है। ऐसे में धनखड़ जो है पूरी ट्राई में है कि उन्हें भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के लिए कोई मौका मिल जाए। दूसरी जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से तैयारी में हैं, जो अंदर अंदर तैयारी कर रही हैं या जिनके मन में चुनाव लड़ने की ललक है, वे हैं डॉक्टर सुधा यादव। 1999 में उस समय महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट थी। महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से वे चुनाव लड़ी थी और सांसद बनी थी। सैनिक परिवार से हैं, उनके पति कारगिल युद्ध के अंदर शहीद हुए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी थी और उस चुनाव के अंदर भारी बहुमत से जीती थी। राजनीति में लाने का श्रेय भी उनको नरेंद्र मोदी जी को जाता है। 1999 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने उस समय के कांग्रेस के दिग्गज नेता, जो आजकल गुरुग्राम के सांसद हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं, राव इंद्रजीत सिंह को लगभग 1,40,000 वोटों से हराया था। हालांकि सुधा यादव उसके बाद कोई चुनाव नहीं जीत पाई, लेकिन वे भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, आला कमान है, उनके नज़दीक ज़रूर हैं। आजकल भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की मेंबर भी हैं। और हालांकि गुरुग्राम की तरफ उनका मन हो सकता है, लेकिन क्योंकि गुरुग्राम में पहले से ही राव इंद्रजीत हैं, तो ऐसे में कोई समझौते के तहत किसी प्रकार का राजनीतिक समझौता करा करके और उनको भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा चुनाव लड़ा दिया जाए। और ये खुद सुधा चौधरी के जो समर्थक हैं, जो नज़दीक के लोग हैं, वो भी बताते हैं कि डॉक्टर सुधा यादव भिवानी महेंद्रगढ़ से भी एक संभावित प्रत्याशी हो सकती हैं। और तीसरा मैंने आपको नाम दिया रामविलास शर्मा का।
हरियाणा भाजपा के कद्दावर नेता रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं, कई बार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, कई बार चौधरी देवीलाल के साथ में, चौधरी बंसी लाल के साथ में और फिर मनोहर लाल जी के साथ में मंत्री रहे हैं। अच्छी धमक रखते हैं रामविलास शर्मा, महेंद्रगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। और क्योंकि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट ऐसी है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व भी है, खासकर अहीरवाल के अंदर ब्राह्मण मतदाता भी बड़ी संख्या में हैं। और रामविलास शर्मा 2019 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद से राजनीतिक नेपथ्य में चले गए थे। उस राजनीतिक नेपथ्य से बाहर आने के लिए और अपने आप को एक बार पुनः देश की राजनीति या प्रदेश की राजनीति में एडजस्ट करने के लिए रामविलास शर्मा भी खासी तैयारी कर रहे हैं। रामविलास शर्मा, मैंने आपको पहले ही बताया कि भिवानी से एक बार लोकसभा का चुनाव लड़ भी चुके हैं। भिवानी में उनका आना जाना काफ़ी रहा है। ऐसे में उनके मन में भी कहीं ये ज़रूर है और उनके समर्थकों के मन में भी ये ज़रूर है कि क्योंकि पहले लोकसभा का चुनाव होगा और मान लिया जाए कि उत्तर भारत के अंदर जो आज भी जो हवा चल रही है वो कहीं ना कहीं मोदी के पक्ष की हवा है। इसका फ़ायदा उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो मैंने आपको तीनों बड़े नाम बताए, ओपी धनखड़, सुधा यादव और रामविलास शर्मा, ये भिवानी महेंद्रगढ़ का रुख कर सकते हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ की तैयारी कर सकते हैं। और ऐसे में चौधरी धर्मवीर सिंह जो वहाँ से लगातार 2 बार सांसद हैं, मैंने आपको पहले बताया कि 2019 के चुनाव में उनका मूड विधानसभा का था, तो उनको पार्टी भी कहीं एडजस्ट कर सकती है विधानसभा के लिए तोशाम से या उनके पुत्र को। तो एक राजनीति के अंदर एक नया प्रयोग भिवानी के अंदर देखने को फिर से मिल सकता है। कैसा होगा, क्या होगा, ये सब तो भविष्य गर्भ में है। लेकिन ये ज़रूर है कि लोकसभा चुनाव को लेकर जैसे तैयारियां चल रही हैं, उसी हिसाब से संभावित प्रत्याशी भी अपने पैर पैंतरे चलाने वहाँ शुरू कर चुके हैं। तो हमने आपको आज बताया भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट के बारे में। अगले दिन आपसे चर्चा करेंगे कि फरीदाबाद लोकसभा के लिए क्या नए समीकरण बन सकते हैं। बस जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।